नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास आज हम लेकर आए हैं। इसमें तीसरे चैप्टर में हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का तारतम्य है, कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है। शुरू करते हैं इसको, अपने तीसरे चैप्टर को, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक को प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेटें कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बाहरजनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, अंतर्जनित और बाहरजनित। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है वो अंदर अंदर जो होगा वो आंतरिक, और बाहर जो होगा वो बाहरजनिक। सतह के ऊपर जो होगा वो बाहरजनिक बल होगा, जिसे एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। देखिए, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है, और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार से क्या करता है, गति करता है। पृथ्वी की गतियां, तो गतियां अपन ने पढ़ी, दो प्रकार की हैं, एक तो अंतर्जनिक, दूसरा बाहरजनिक। अंतर्जनिक के अंदर होती हैं दो, एक आकस्मिक और एक पटल विरूपण बल। आकस्मिक में जाएं तो एक भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और पटल विरूपण बल में जाएं तो पर्वत निर्माणकारी बल। इसके बाद आते हैं बाहरजनिक बल। बाहरजनिक बल में अपर्दन और निक्षेपण होते हैं, और अपर्दन निक्षेपण नदी के द्वारा, पवनों के द्वारा, समुद्री तरंग के द्वारा और हिमनद के द्वारा होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, स्थल रूपों का विकास होता है, जिससे ये जो पवन की गतियां दी गई हैं स्थल रूपों के विकास में जो आवश्यक होती हैं वो एक प्रकार दिया है। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं, एक अंतर्जनित बल और एक बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल के अंदर क्या होगा, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल होता है, और बाहरजनिक में अपर्दन और निक्षेपण होता है। बाहरजनिक में बाहर की तरफ जो पृथ्वी की गतियां होती हैं उसमें क्या होता है, अपर्दन निक्षेपण होता है। और अपर्दन निक्षेपण क्या होता है, नदी, पवन, समुद्र, हिमनद के द्वारा होता है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आता है, भूस्खलन होता है, ये सब इस आकस्मिक बल हैं। इसके अलावा पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल जो है वो कारगर काम करते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ऐसी प्लेटें जो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, और जिन पर महाद्वीप एवं महासागरों की सतह क्या होती हैं, टिकी होती हैं, उनको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला ऐसा छिद्र है होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में, इसमें क्या होते हैं, पिघले हुए पदार्थ क्या होते हैं, अचानक निकलते हैं। ये एक ज्वालामुखी है जहाँ पर क्या है, पिघला हुआ लावा जमीन के अंदर जो है वो मैग्मा कोस्ट में फैला होता है। ये मेटल वाला सेक्शन होता है, 70% जो अपन ने देखा था ना उसमें होता है। उसके ऊपर ऊपर का जो हिस्सा होता है 20 से 25% वाला, वो होता है पर्पटी वाला। यहाँ पर मैग्मा कोस्ट में मैग्मा जो भरा होता है वो पृथ्वी के अंदर जो है हलचल के कारण क्या होता है, इसमें प्रेशर बनता है, और प्रेशर से ये जो है वो नियरेस्ट प्लेस से तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब ये ऊपर की तरफ वाला जो पोर्शन है इसमें कहते हैं गैस एवं राख, जहाँ से निकलती हैं इसे क्रेटर बोलते हैं। इसके बाद जो बीच वाली प्लेस होती है उसे निकास यानी वेंट बोलते हैं, और ये जो बाहर की तरफ फैला हुआ है इसे अपन लावा बोलते हैं।
आप सभी लोगों ने इंजेक्शन को काम करते हुए देखा है, तो वैसा ही क्या है, एक लिक्विड है जो क्या होता है, एक ज़्यादा वाले आयतन में फैला होता है, और जब उस पर प्रेशर लगाते हैं तो सबसे सॉफ्ट प्लेस जहाँ से सबसे वो कमज़ोर होता है और जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर सकता है, वहाँ से वो बहुत तेज़ी से फोर्स के माध्यम से बाहर निकलता है। सेम ऐसा ही पृथ्वी के अंदर ये लावा क्या होता है, बहुत डेंस में फैला हुआ है, और जैसे ही अंदर जो हलचल होती है तो हलचल के कारण क्या होता है, वो प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने से ये जो नियरेस्ट वेन है, जिसे निकास वेंट बोलते हैं, ये उससे क्या होता है, तेजी से बहने लगता है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जैनिक यानी उत्पत्ति, जैनिक यानी कि क्या होता है, उत्पत्ति। इससे क्या है, एंडो और एक्सो दो अंतर और बाह्य, और एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतहों पर कंपन होता है। मतलब जो स्थलमंडलीय प्लेटों में के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ाने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ की तरफ देखें। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रखें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आया ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं अपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे आ जाते गिर जाते हैं, और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। और इस भांति जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में क्या होता है, ऐसा ही कंपन समझ में आता है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे होती हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विशेष कोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। आप इसे विश्व कोश से ज्ञात करने का प्रयत्न करिएगा। ये 3 प्रकार की तरंगे पी, एस और एल। पी होती है अनुदैर्ध्य, फिर अनुप्रस्थ, और फिर पृष्ठीय तरंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, एक भूकंप की उत्पत्ति के बारे में लिखा हुआ है। ये उद्गम केंद्र है जहाँ पर भूकंप की शुरुआत हुई होगी। इसको या क्या बोलते हैं, क्रोड जहाँ पे भूकंप का केंद्र है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है, और इसके बाद फिर क्या होता है, ये तेजी से फैलता है। तो जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली में भूकंप आया अभी कुछ समय पहले, तो वहाँ पे 0.5 का रिएक्टर का आया। तो रिएक्टर क्या है, उसको मापने की इकाई है। तो 5 रिएक्टर का जब भूकंप आया तो क्या हुआ, उससे अपन को पता चला कि भूकंप की जो तीव्रता है वो हमको इतनी पड़ी। तो क्या उसके सेंटर पर और उस प्लेस पर जहाँ पर भूकंप क्या महसूस हुआ, उन दोनों जगह सेम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस जगह पर उसका उद्गम स्थान होगा उस जगह पर भूकंप की तीव्रता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तभी वो भूकंप की जो झटके हैं वो अन्य स्थानों तक फैलते हैं। अब फैलने के कारण आपके पास तक पहुँचते पहुँचते उस भूकंप की तीव्रता कितनी कम हो जाती है, ये डिपेंड करता है। ऐसा कभी कभी आपने जापान के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर जब भूकंप आता है तो काफ़ी क्या होती हैं, जनमान की हानि होती है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर क्या होते हैं, भूकंप के उद्भव केंद्रों पर ही इस तरीके के भूकंप आते हैं। और वो जो प्लेट होगी वहाँ की, वो उद्भव केंद्र के आसपास के एरिया की होगी। तो जितना नियरेस्ट प्लेस होगा उद्भव केंद्र का, उतने ही ज़्यादा इसमें क्या होंगे, हानि या फिर नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके संभव प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये सब चीज़ें लोगों की क्या होती हैं, इस तरीके से समझते हैं। गुजरात में जब भूकंप आया था तब इसका विनाश देखिए, कितना ज़्यादा नुकसान होना शुरू हुआ था। मतलब भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन,
भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी सन 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए हैं। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद ही भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकाल स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। तो ये एक पेपर की कटिंग है, एक वस्तु स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं कि जब किसी इस तरीके की परेशानियां आती हैं तब आर्टिकल में हमको पेपर में कुछ इस प्रकार से चीजें लिखी हुई मिलती हैं। इन सब का उद्देश्य होता है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने या उसमें राहत पहुंचाने का। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापक एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप मापी किससे नापा जाता है? भूकंप लेखी कहते हैं। मतलब भूकंप का मापन एक यंत्र से जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भूकंप लेखी। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा इससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यह भूकंप के अलग अलग दरें थी जिससे अपन जान सकते हैं कि कौन सा कितना घातक या मतलब प्रभावशाली होता है। आइए जानते हैं क्रियाकलाप में। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों में मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो देखिए इसमें एक रास्ता मैं आपको बता सकता हूं कि कभी अगर ऐसी स्थिति आती है, इन केस XYZ, आप छोटे से बच्चे या फिर को जो भी हैं जो इसे सुन रहे हैं, आपके सामने अगर भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले नंबर तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके आसपास किसी भी प्रकार का स्टूल या फिर कोई मेज या कोई ऐसा जिसमें क्या है 4 पैर हों उस स्टूल के, किसी कुर्सी के मतलब कुर्सियां छोटी होती है फिर भी टेबल वगैरह के जिनके 4 पैर होते हैं, लकड़ी का सामान हो, आप उसके नीचे अपने दोनों घुटनों और दोनों हाथों को अपने सर पर रखें और दोनों घुटनों के बल अपनी छाती को जितना ज्यादा मतलब नीचे की तरफ दबा सके और उस तरीके से दबकर उस मेज के नीचे बैठें जिससे अगर कोई पत्थर ऊपर से गिरता है तो आपको वो मेज आपको बचाएगी। और इन केस अगर आपके किसी भी हिस्से पर पत्थर लगने या उचट कर कुछ लगने का डर होता है तो आप अपने दोनों हाथ सर के और कान को छुपाते हुए पीछे की तरफ पकड़ कर रखें जिससे आपके सर पर किसी भी प्रकार की भारी चोट आने से बच जाएगी। बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर कितनी भी गंभीर चोट आती है तो उससे बचने का उपाय है, उसे XYZ किसी ना किसी तरीके से डॉक्टर ठीक कर सकता है। लेकिन अगर दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा बड़ा प्रॉब्लम आया तब स्थिति भयवार होती है। तो कई प्रकार के और रास्ते हैं, उनको हम कभी ऐसे मौका लगेगा तो बताएंगे। एक ये तरीका जो है वो बेहतर है और आप इनसे बच सकते हैं। और भी इनके अलावा आपके जो तरीके आपको समझ में आते हैं आप अपने आसपास के लोगों, मित्रों, परिवार वालों से मिलकर इन पर चर्चा अवश्य करिएगा जिससे कि आप क्या हो किसी भी ऐसी परेशानी जिससे कि आपदा का नाम कहा जाता है आप उससे बच सकते हैं। चलिए कल्पनाएं तो हो गई हमारी, आगे बढ़ते हैं। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षित स्थान कौन कौन से होते हैं। रसोई के काउंटर, जो जहाँ पे अपन गैस खाना बनाता है उसमें नीचे की तरफ क्या होता है का वो जो अपना काउंटर होता है उसमें उसके नीचे की तरफ जो जगह होती है उसके नीचे आप छुप सकते हैं। मेज के नीचे, देखिए मैंने कहा था ना जो 4 मतलब जिसके पैर होते हैं मेज के वो मजबूत होते हैं और काफी ऊंचे होते हैं, उसके नीचे छुपा
रोका जा सकता है। दीवार के अंदरूनी कोने में, दीवार का जो अंदरूनी कोना होता है उस पे भी क्या होता है, बचा जा सकता है। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। देखिए, ऐसी चीज़ें हमेशा डिजास्टर कभी भी बताकर नहीं आता। ये एक ऐसी परिस्थितियां होती हैं, भयावह स्थिति होती हैं जो सडन आती हैं, उस समय किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होती। अब ऐसी समस्या का सामना करने के लिए अब वो अपने हिसाब से आई, और जो समस्या वो उसको पूरी कंप्लीट होने तक हमें सहनी पड़ती है। उस स्थिति में अगर हम पूर्व से अगर जागरूक रहें और अपने पास उन चीज़ों को संभाल कर रखें जिन चीज़ों से बचा जा सकता है, तब आप उस स्थिति पर अपने आप को बचा तो सकते हैं, पर उसको जितना हो सके संभालने की कोशिश भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसे उपकरण या ऐसी कोई सामान नहीं है, या आप पहले से जागरूक नहीं हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप उस प्रकोप के क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे, और उससे आप बच नहीं पाएंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, आप हमेशा जागरूक रहें और जागरूकता दूसरों तक फैलाएं। और इसके लिए समय समय पर राज्य शासन के द्वारा आपदा की विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं लगाई जाती हैं, जिन्हें समय समय पर इनको करने के सीखने के और करने के मौके मिलते हैं। आप भी आपके राज्य शासन की कुछ वेबसाइट पर देखें तो आपको आपदा प्रबंधन में हो रहे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में सामूहिक रूप से जानकारी लेने का मौका मिलेगा, और आप जो है ग्रुप बनाकर इसके लिए आप अपील भी कर सकते हैं, जिससे आपको इन चीज़ों को सिखाने में उन लोगों को हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात कैसे बनते हैं? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है, तो अब क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। देखिए, कठोर शैलें जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल हैं, और इस तरीके से जो है पानी जमीन पर पड़ता है तो ये कठोर शैलों पर क्या होता है, ये तेजी से पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत बढ़िया जलप्रपात का जो दृश्य है वो बनता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तर अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये जो जलप्रपात मैंने आपको बताया ये बहुत बढ़िया हैं, और इनको कभी अगर आप चाहें तो गूगल अर्थ पर देख सकते हैं, या फिर इनके वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर जलप्रपात हैं, जिनमें नियाग्रा जलप्रपात जिसकी ये फोटो दी गई है, आप अगर इसे चाहें तो इसे देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये क्यूब के इस तरीके से बना हुआ ये जलप्रपात जो है वो बेहतर एग्जाम्पल है किसका, एक प्रेशर को स्ट्रेस रिलीज करने का। चलिए, ये तो मैं बाद में आपको कभी समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आप इसे देखिएगा, ये अच्छा है, दृश्य देखने लायक है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। मतलब ये कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन्हें क्या करते हैं, कहते हैं विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी
कभी नदी अपने तटों से बहाकर बहने लगती है, बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद को अपन क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं, कहा जाता है। यदि नदी इतनी धीमी हो जाए, जहाँ यहाँ नदी क्या हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेल्टा का निर्माण कैसा होता है। ये अनेक वितरिकाएं हैं। मुख्य नदी जो है, जब मुख्य नदी ये समुद्र में मिलने वाली होती है तो उससे पहले क्या हो जाती है, इतनी दूर से चलकर आकर इतने नंबर ऑफ उसमें क्या हो जाती है, मुख्य नदी बट जाती है कि उसका जो जल है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होते हैं कि वो क्या करती है, डेल्टाओं का निर्माण करने लगती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढो जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए गंगा, कावेरी, सतलुज, ये सभी क्या है, अपने अपने ये बड़ी नदियां क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ देखिए बाढ़कृत मैदानों में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये बाढ़कृत मैदान हैं जिनमें क्या है, विसर्पों के निर्माण हुए हैं, तटबंध हैं। इन तटबंधों पर इनका जो है आप देखें तो पानी जो है वो इधर पे विसर्प के उसमें बह रहा है। पर जब बाढ़ का पानी अधिक हो जाता है तब उसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति पैदा होती है कि ये क्या अपने तटबंधों से बाहर बहने लगते हैं। और इधर पर जैसे ये है चाप झील जो है इसी तरीके का एक क्या करती है, निर्माण हो जाता है। अभी अपन ने इसको पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्र तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, इससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसमें तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृंग कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये क्या कर देती हैं, बहुत जो पानी है वो लगातार इनमें पड़ता रहता है, तो इससे क्या होता है, समुद्री गुफा, समुद्री मेहराब और स्टेक का क्या होते हैं, निर्माण हो जाते हैं। इन जो शिलाएं हैं इन पे क्या हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ों के निर्माण हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी तथा पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य और अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झीलें बन जाती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए हिमनद जो है वो उनमें क्या होते हैं, समय समय पर ये बहते हैं। बहने के कारण यहाँ पे क्या होते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, पानी भरने से यहाँ पे बहुत अच्छी झीलों का निर्माण हो जाता है। आइए देखते हैं पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन, अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। यहाँ पे क्या होती है, पवन के कारण यहाँ पे अपर्दन निक्षेपण जो है वो लगातार होते रहते हैं। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। पवने चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवनों का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है और ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण हो जाते हैं, तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेपे जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बालू टिब्बा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, हवाओं के कारण यहाँ पे समय समय पर क्या होता है, इस तरीके से ये बनते रहते हैं।
तो ये जो चैप्टर था दोस्तों, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ी। इस चैप्टर को अगर आप देखें तो शुरू के 2 चैप्टरों से थोड़ा-सा ये क्या था, लेंदी था। इनमें कुछ ज़रूरी वर्ड्स थे और कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें जो थीं वो इनसे जुड़ी हुई थीं। इसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ों को जाना। हमने यहाँ पर जाना बदलती हुई पृथ्वी के क्रम के बारे में। हमने यहाँ पृथ्वी की गतियों को पढ़ा, ज्वालामुखी को पढ़ा। इसके बाद ज्वालामुखी के बाद हमने यहाँ पर क्या है, नदी के कार्य, पवनों के कार्य, है ना, हिमनद के कार्य, उसके बाद रेगिस्तान के कार्य, बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ा और इससे हमें जानकारी कई प्रकार की प्राप्त हुई। तो ये जो क्रम जानकारी का है वो लगातार बना रहेगा और ऐसे ही अन्य वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें और लाइक कमेंट अवश्य करें। और ये जो हमारे साथ बने रहने का क्रम है, इसको और आगे दूसरों तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करें, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। इसी के साथ हम आपसे आज इजाज़त लेते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।